जापान ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने हमारे लोगों को मारा। नानकिंग करके एक मैसेकर किया था जापानीज़ ने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, दबा के चाइनीज़ टूरिस्ट, दबा के जो कोरियन टूरिस्ट आके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कभी कोई झंडा लेके आ जाएंगे, कभी कुछ प्रोटेस्ट करते हैं। तो शिंजो आबे ने एक बार यहाँ पे विज़िट कर लिया था, तब भाई पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। और यहाँ पे ना आपको काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट मिल जाएंगे, वो जानबूझ के यहाँ पे ऑफेंड होने ही आते हैं। और ये है भाई यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप, 16 Pro Max 189। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज है मेरा जापान के अंदर सेकंड लास्ट डे, और टोक्यो के अंदर मेरा आज है दूसरा दिन। एक हिसाब से तो तीसरा है कि परसों पहुंच गया था, लेकिन चलो ठीक है भाई। लेकिन परसों रात को पहुंचा था यार, तो मैं परसों को है ना दिन कंसीडर करूंगा नहीं। और कल पूरे दिन आपने जो लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरीके से मैं इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा था। और भाई आज मैं जो बाकी टोक्यो है और जापान की जो राजधानी है, इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सबसे पहले भाई सुबह के बजे हुए हैं 11। अभी एकदम आराम से उठता हूँ, कोई वो भाग दौड़ वाली नहीं। जब JR पास था ना मेरे पास, तब भाई ऐसे भाग दौड़ में रहता था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। लेकिन अब लाइफ एकदम चिल टाइप में, एकदम धीमी धीमी सी हो चुकी है। अच्छा है। तो आज भाई सबसे पहले बनती है सुबह सुबह पेट पूजा का टाइम। तो अभी मैं खाना खाने वाला हूँ। यहाँ पे आगे जाके एक रेस्टोरेंट है, या तो मैं रेडी टू ईट खाना ले लूँगा या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके खा लूँगा। जापान के अंदर जैसे कि अब तक आप समझ ही गए होंगे, जो फूड कॉस्ट है वो बहुत कम है, और भाई खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। मतलब मेरे को जापानीज़ खाना अच्छा लगा। इवन स्टार्टिंग में जो सुशी होती है वो आपको पसंद नहीं आएगी। जस्ट लाइक मोमो पहली बार जब आप खाते हो तो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे एक दो बार खा लेते हो ना, तो उसके बाद उनकी आदत सी पड़ जाती है। ये अपने भाइयों का फैशन सेंस देखिए। वो जो सामने दिख रहा है भाई, वो उधर जो बड़ा सा टावर है, दैट इज़ टोक्यो टावर, एंड दिस इज़ सानिया। ये ऊपर से मेट्रो जा रही है, और उसके नीचे फिर आगे जाके एक और स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के सामने एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे पहले खाना खा के निकल जाता हूँ, उसके बाद देखेंगे बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है। ये देखिए भाई, मैं एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, और यहाँ पे है ना नंबर ऑफ पीपल 1। ओके, अब इसमें खाना मुझे ऑर्डर करना है, मील सेट। इंग्लिश में नहीं है क्या कुछ भी? सुमिमासे, कैन आई हैव दिस वन? दिस वन विद राइस एंड ओके दिस ड्रिंक। जो यहाँ पे स्टाफ वो मेरी हेल्प कर रहा है खाना ऑर्डर करने में। दिस इज बियर? No, cha. Is good? Which is good? Which one is good? Sukoi or good. Cola? What is this? Huh? And this is okay, one cola. Yeah. arigatou gozaimasu. तो भाई इसी तरीके से यहाँ पे खाना ऑर्डर होता है। देखिए, ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम हो सके, लोग उसी में यहाँ पे ज़्यादा बिलीव रखते हैं। और ये पहला मेरा रेस्टोरेंट है कि आप टेबल के ऊपर आके बैठे, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई हैं, और यहाँ पे आप स्क्रीन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। इवन आई थिंक पेमेंट भी शायद आपकी नहीं, पेमेंट यहाँ पे नहीं होगी। पेमेंट के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा। ये देखिए भाई, ये आ गया है मेरा खाना। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने मेन ऑर्डर किया है, ये साथ में चावल। ये लगभग आपको ना जापानीज़ खाने में सूप मिलता है। और ये इनका कोई स्पाइसी सा सॉस है, किमची जैसा। किमची गोभी होती है, और वो किमची फ्रॉम साउथ कोरिया। ये इनका खुद का है भाई। ये देखिए भाई, ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। इसमें क्या है, गोभी है, स्प्राउट्स हैं, मीट है, और मीट भाई वापस से ये पोर्क की है। ये स्वाद है भाई, एकदम किमची जैसा टेस्ट है। यहाँ पे ना स्प्राउट्स को बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं,
ये जो अपने मूंग होते हैं, चने होते हैं, उनको जब आप भिगो के जब उनकी वो जड़ें सी निकल जाती है ना, अंकुरित हिंदी में बोलेंगे, तो इनका चलन अच्छा खासा है। और खाना सच में बहुत हेल्दी है भाई। जो मेरा खाना है वो फिनिश हो गया है। और जापान में ना आप एक कल्चर और देखोगे, जैसे जैसे आप खाना खाते जाओगे ना, तो जैसे सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया था ये वाला 810 रुपये, 810 येन का, ये इसमें कर गया। फिर इसके बाद में मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करवा ली, तो वो इसमें ऐड हो गया। बिल आपको एंड में पे करना पड़ता है, लेकिन सारी चीज़ें ना ऑलरेडी ये ऐड करके चले जाते हैं आपके पास। तो देखिए यहाँ से मैं ना इसको टैप भी कर सकता हूँ। हाँ, how much? You from Japan? From Japan? Okay, arigatou gozaimasu. Thank you. Bye bye. तो भाई 1100 येन का ये पड़ा है मुझे खाना, 1100 येन विच इज़ ऑलमोस्ट 600 रुपये, जिसके अंदर एक अच्छा खासा मीट वाला आइटम था और साथ में फिर एक मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ली थी। नॉर्मली भी इतनी कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ, लेकिन आज मन कर गया था। और साथ में चावल और साथ में अलग से वो किमची जैसी सी स्पाइसी वाली वो भी। तो इतना बढ़िया खाना और एकदम देख लीजिए, उधर रेस्टोरेंट है और ये रहा सामने मिमामी सेंजू स्टेशन। यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है और यहाँ पे जो क्या नाम है JR पास वाला, वो सारे के सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो भाई अब तक आपने जो मेरी वीडियोस के थ्रू देखा होगा, तो अब तक आपने ज़्यादातर विलेज वाला टच या फिर जो जापान की थोड़ी ऐसी जगह हो जो थोड़ी ऊपर से, अरे ट्रेन गई, मुझे लगा पता नहीं क्या गया, तो उस टाइप की जगह देखी होंगी भाई, जिसमें जापान की जो मॉडर्नाइजेशन है वो आपको उतनी ना दिखे ढंग से। आज मैं थोड़ा जो अब तक मैं घूमता आया था, अब से उस अलग जापान को दिखाने वाला हूँ। तो अभी हूँ मैं, देखिए, मिनामी सेंजू स्टेशन के ऊपर, और अभी यहाँ से मेट्रो पकड़ के जा रहा हूँ। ये देखिए अखिहाबारा स्टेशन, और अखिहाबारा स्टेशन भाई जापान की सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कुछ भी लेना हो, रोबोटिक्स से लेके कुछ भी, वो सारा का सारा सिस्टम आपको वहीं पे मिलता है। वहाँ पे ना पूरी एक पता नहीं कितने फ्लोर की पूरी बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आज भाई मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ सबसे पहले। तो ये देखिए उधर रहेगी JR, ये देखिए उधर ऊपर लिखा है ना JR, यानी जापान रेलवेज मिनामी सेंजू स्टेशन, और ये है मेट्रो। तो इनका सिस्टम दोनों का अलग अलग है। तो पहले भाई टिकट लेते हैं, परचेज टिकट, सर्च बाय स्टेशन नेम, अखिहाबारा। ये देखिए 180 येन की टिकट है ये। तो ये मेट्रो की टिकट हो गई और ये साथ में रिसिप्ट ले ली मैंने, सॉरी। अच्छा ये नहीं, अरे रिसिप्ट डाल दी, सॉरी गलती से रिसिप्ट डाल दी थी। और जितनी भी जापान के अंदर आपने वियर्ड चीज़ें सुन रखी होंगी हर एंगल से, फिर चाहे वो अडल्ट वे में हो या फिर कुछ अलग टाइप की चीज़ें हो, वो सारे के सारे भी आपको अखिहाबारा में मिल जाएंगे। लेकिन अखिहाबारा से भी फेमस एक और जगह है जो मैं आज रात को कवर करने वाला हूँ। लेकिन वो वीडियो यार, ये वीडियो थोड़ी फैमिली टाइप है, वो वाली वीडियो टोटली नॉन फैमिली टाइप होगी। ऐसे मतलब कि थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करोगे जब आप फैमिली के साथ वो वाली वीडियो देखोगे। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ मैं। ये है भाई यहाँ के मेट्रो स्टेशन। इस लाइन मेट्रो स्टेशन पे भी है ना, काफ़ी जगह पर आपको एक वेटिंग रूम बना रखे होंगे। जैसे अभी तो क्या है कि यहाँ पे ठंड वंड नहीं है। जापान में जब ठंड पड़ती है तो लगभग, जैसे मेट्रो स्टेशन ओपन नहीं है तो ठंड यहाँ पे और ज़्यादा होगी। तो ये जो वेटिंग रूम दिख रहा है ना, इसके अंदर आपको टेम्परेचर मेंटेन मिलेगा, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। मेट्रो अगली भाई 3 से 4 मिनट बाद आने वाली है। और अभी जिस लाइन के ऊपर हूँ मैं, वो है हिबिया लाइन। इस एंटी को थोड़ी ज़्यादा जल्दी है, नहीं नॉर्मली लोग ऐसा करते नहीं हैं जापान में।
आज मेट्रो खाली है मेरे हिसाब से, वीकेंड है ना इसलिए। ये आ गया भाई अकीहाबारा। भाई यहाँ पे है ना, सच में यहाँ पे टोक्यो मात खा गया। टोक्यो की मेट्रो, टोक्यो की जो ट्रेन्स है ना, ये बहुत गंदगी आपको यहाँ पे साफ साफ दिख ही रही होगी। ये देखो, टोक्यो का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ख़ास करके मेट्रो और ट्रेन्स, उनका मैं दीवाना नहीं हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि भाई ये सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना है। देखो साफ़ सफाई है, लेकिन जो डीप साफ़ सफाई जिसके लिए जापान जाना जाता है ना, वैसी साफ़ सफाई नहीं मिलेगी आपको, विच इज़ क्वाइट डिसहार्टनिंग। लेकिन कोई बात नहीं यार। लेकिन अगर आप इसके लेवल को देखोगे ना कि टोक्यो के अंदर किस लेवल पे चीज़ें हैं, तो आई थिंक इस बात को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जापान से चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं होती। तो आपको ये बताता हूँ भाई, टोक्यो के अंदर है ना, एक लाइन नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। टोक्यो के अंदर है ना, लेयर्स हैं अलग अलग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। सबसे प्राइमरी है इनके टोक्यो मेट्रो। टोक्यो मेट्रो के बाद फिर इनके पास आ जाती हैं JR लाइन्स की, जो जापान रेलवेज़ है उसकी अलग अलग लाइन्स। मैं आपको मुंबई से आने के अच्छे से एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। जैसे मुंबई में सबसे पहले, अभी जो मुंबई की लाइफ इज़ मुंबई लोकल, लेकिन अभी मुंबई के अंदर मेट्रो का भी अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। फिर साथ में मुंबई में बेस्ट की बसेस भी हैं, फिर साथ में मोनो रेल भी है। तो सारे के सारे कंबाइन होके मुंबई का सिस्टम बनाते हैं। और इसी तरीके से भाई टोक्यो के अलग मेट्रो है, फिर जो जापानीज़ रेलवेज़ है उसके अलग अलग और लाइन्स हैं जो डेडिकेटेड हैं सिर्फ टोक्यो को। और इस तरीके से भाई अगर आप पूरे टोक्यो को लोगे, सिर्फ टोक्यो मेट्रो, बाकी मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टोक्यो मेट्रो के अंदर डेली 9.3 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़। और अगर आप पूरे ग्रेटर टोक्यो को ले लेते हो, जिसके अंदर बाकी लाइनों को भी इंक्लूड कर लोगे, तो डेली ट्रैवल करने वाले पैसेंजर भाई ऑलमोस्ट 40 मिलियन के आसपास पहुंच जाते हैं। 4 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ यहाँ पे डेली इनके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ग्रेटर टोक्यो के अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं। इस लेवल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई यहाँ पे। और यूँ मान लीजिए टोक्यो की जो 60 to 70% पॉपुलेशन है वो डेली कहीं ना कहीं से टोक्यो के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रही होती है। इस लेवल का इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना रखा है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में टोक्यो में कहीं पे भी आपको जाना होगा तो मैक्सिमम 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे। ऐसा मैंने कहीं पे सुना था, इस बात का मैं श्योर नहीं हूँ, कि जब टोक्यो की जो मेट्रो के जो स्टेशंस हैं, मेट्रो के जो लाइंस हैं, उनका जब कंस्ट्रक्शन, उनका जब प्लानिंग चल रही थी, उनका मैप बनाने का ट्राई किया था जब स्टार्टिंग में, तो लोगों ने क्या किया था, फंगस, पता है ना आपको, फंगस एक मेज़ सा बनाया था और उस मेज़ के अंदर ब्रेड के कुछ क्रम्स डाल दिए थे और वहाँ पे फंगस को रख दिया था। तो जिस तरीके से फंगस जा रही थी ना, छोटे रूट बनाते हुए वहाँ तक पहुँच रही थी, उसी तरीके से टोक्यो मेट्रो का मैप बनाया था। अब इस बात में सच्चाई कितनी है वो मुझे नहीं पता, वो कई लोगों को पता होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जैसे अकेली इसी लाइन पे देख लीजिए आप, ये जो JR है, ये जापानीज़ रेलवेज़ की लाइन है। JR लाइन, JY लाइन, JK लाइन, JB लाइन, सोबू लाइन, केहिन तोहोकू लाइन, यामानोते लाइन और सब भाई। और ये सब कंबाइन होके मिक्स बनाते हैं टोक्यो के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। और अभी हूँ मैं अकीहाबारा स्टेशन के ऊपर। इसके बाद मैं जाऊँगा शिंजुकू स्टेशन पे, जो टोक्यो का, नॉट जस्ट टोक्यो, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर डेली 40 लाख लोग उस स्टेशन को यूज़ करते हैं। भाई उस स्टेशन के ऊपर 200 के आसपास गेट हैं। इवन जो लोकल है ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा गेट लेना है, कौन सा नहीं। और ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये देखिए आप, ये इस तरीके से जो ये कॉइन लॉकर है, इनके अंदर आप अपना लगेज वगेज रख सकते हो। सारे के सारे बिजी हैं भाई। ये देखिए, ये खाली है, इसके अंदर अपना बैग रखा, वहाँ पे पेमेंट की और इसको नीचे करके फिर ये लॉक हो जाएगा। ये भाई मैं पहुंच चुका हूं अकीहाबा जापान। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो भाई 1927 में टोक्यो के अंदर मेट्रो स्टार्ट हुई थी और दुनिया का तीसरा अंडरग्राउंड सबवे सिस्टम था। सबसे पहला लंदन आई थिंक, दूसरा न्यूयॉर्क और तीसरा टोक्यो। तो भाई ऐसा नहीं है कि टोक्यो अभी एडवांस बना है, टोक्यो स्टार्टिंग से ही एडवांस था, बहुत आगे था। जापानीज़ के अंदर ना करीब भाई अच्छे खासे लेवल पे खाई जाती है। ये देखिए, ये जापान में आपको हर जगह मिलेगा। दुकान के जस्ट बाहर आपको डमी सा दिखा दिया जाएगा कि भाई आपको इतना पोर्शन मिलने वाला है।
तो ये देखिए, अगर आप इस दुकान में जाके ये फ्राइड चिकन राइस खाने वाले हो विद करी, तो इतनी बड़ी प्लेट आएगी, इतने चावल मिलेंगे और चिकन भी ऐसा ही होगा। ये क्या क्या है भाई? अच्छा, ये मेड कैफ़े है क्या? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मेड कैफ़े नहीं है, दूसरा है, मेड कैफ़े नहीं है। आप मुंबई का जो BKC वाला एरिया है ना, वो मान सकते हो आप। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बीच में छोटी छोटी एलीज हैं, एली बोले छोटी छोटी गलियाँ। क्रॉसिंग भाई पूरे जापान के अंदर कहीं पे भी चले जाओ, क्रॉसिंग यहाँ खास करके जो ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये सच में बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को याद है वो शिबुया क्रॉसिंग? जब मैं पहला दिन था मेरा टोक्यो के अंदर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी फीलिंग यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे वो नहीं है, क्या नाम है, डायगोनली वाली। जापान कम नेहरू प्लेस वाली फीलिंग ज़्यादा आ रही है। अरे बाप रे भाई, ये भाई एनीमे के थ्रू यहाँ पे किस तरीके से, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये देखिए भाई, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 फ्लोर हैं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड करके 8 फ्लोर के अंदर अलग अलग वीडियो गेम निंटेंडो वाले, फिर माइक्रोसॉफ्ट वाले हो गए, सोनी के हो गए, एक्सबॉक्स वाले हो गए, आपका प्ले स्टेशन वाले हो गए। 5th फ्लोर तक सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन 6th और 7th फ्लोर के ऊपर भाई अडल्ट गेम मर्चेंडाइज दी आ जाती है, मतलब कि आप अडल्ट गेम खेल सकते हो। और पर्सनली भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा है यहाँ पर। वीडियो गेम पूरी की पूरी है, सिर्फ ये वाली बिल्डिंग उसी चीज़ को डेडिकेटेड है, सिर्फ वीडियो गेम्स को लेके। और यहाँ पे देखिए आप, रोड साइड में जो लेफ़्ट साइड में आपको कुछ लड़कियाँ खड़ी होंगी, वो कुछ ना कुछ दे रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये है क्या, मैं पूछ क्या होंगे। सुमिमासे, व्हाट इज़ दिस? मेड कैफ़े। ओके, अरिगातो गोजाइमासु। अच्छा, ये मेड कैफ़े, आई थिंक इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया था। मेड कैफ़े में क्या होता है कि आप जाते हो उस कैफ़े के अंदर, मेनली वो एक एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे खाना तो नॉर्मल सा ही मिलता है, लेकिन इस कैफ़े के अंदर मतलब आपको राजा की तरह ट्रीट किया जाता है। भाई मेरे को खुद को राजा की तरह ट्रीट नहीं करवाना, लेकिन ये वाली चीज़ें जापान के अंदर आपको दबा के मिल जाएंगी। एक हिसाब से गैम्बलिंग ही है भाई ये, इसमें 99% चांस है कि आपको कुछ नहीं मिलना होता। 1% के ऊपर दुनिया खेल रही होती है, और हर बार जो भी ये खेलता है ना, उसको लगता है कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं कर जाऊँगा। गैम्बलिंग का सबसे बड़ा रूल है भाई, हाउस विल नेवर लूज़ द मनी, और हाउस पैसे कभी लूज़ नहीं करता है। अच्छा, मारियो भी जापानीज है क्या? भाई इस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग गेमिंग आर्केड बने हुए हैं। बाहर से देखिए पूरा आपको वो एनिमे टाइप वाले डिज़ाइन, कार्टून टाइप डिज़ाइन सब मिलेंगे। इधर देखिए आप, डोरेमोन, पिकाचू, और ये कौन से हैं भाई, ये वाले कार्टून मुझे नहीं पता। इधर ड्रैगन बॉल जी के और सब कुछ। अरे नारुतो सबसे ज़्यादा फेमस हो रखा है ना जापानीज़ एनिमे में अपने इंडिया में। भाई वीमेन, लड़कियों को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सेक्सुअलाइज कर रखा है, समझ से परे है भाई मेरे। इस तरीके से जो लड़कियाँ होती हैं वो ड्रेसअप होती है, और वहाँ पे जाके फिर आपको मेनली खाना होता है, लेकिन खाने के अराउंड फिर आपका जो एक्सपीरियंस होता है ना, उसके लिए लोग पैसे देते हैं। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे खाना उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन मेन है एक्सपीरियंस के पैसे। और ये देखिए फिर भाई यहाँ पे गेमिंग आर्केड्स, यहाँ पे बहुत ही बड़ा कल्चर है इन चीज़ों का। अपने उधर जब बंदे बोर होते हैं तो दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, बतियाने निकल जाते हैं, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे निकल जाते हैं। यहाँ पे लोग डेट वेट और वो सब वाला कल्चर तो है नहीं, सोशलाइज यहाँ के लोग बहुत कम होते हैं, तो अपने से इस छोटे से बबल के अंदर इस टाइप के गेमिंग में लगे रहते हैं लोग। भाई दबा के पैसा है इस चीज़ में। भाई क्या ये समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई अगर अब आपको बच्चों के लिए चीज़ें लेनी है ना, जो बच्चे आपके अगर कार्टून टाइप में इंटरेस्टेड हैं, एनीमे में इंटरेस्टेड हैं, या फिर आपके दोस्त जो एनीमे में इंटरेस्टेड हैं,
उनको इधर पक्का आना चाहिए। भाई मुझे लगता था कि ये जो चीज़ें हैं ये साउथ कोरिया में फेमस हैं, इस टाइप की चीज़ें, लेकिन भाई साउथ कोरिया ने सिर्फ कॉपी किया है जापान से। जापान इनका बाप है, जापान ने बनाई है ये चीज़ें। और भाई बहुत बुरा लगता है, मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी बनाया हो भाई, लेकिन क्रिएटिविटी के मामले में और एडवांसमेंट के मामले में जापानीज़ आर वे अहेड ऑफ चाइनीज़, कोरियंस एंड बाकी। एशिया में इनको टक्कर देने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिकली। ये फिर मैं अभी अब उससे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आ गया हूँ। भाई अब तक आपने वेंडिंग मशीन देखी होंगी, याद होंगी ना, जिसमें खाना पीना मिलता था। यहाँ पे वेंडिंग मशीन में आपको वीडियो गेम्स और वो बाकी चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए, आपका जो भी क्रेडिट कार्ड है कैश वो यहाँ डालोगे, जिसके ऊपर भी सिलेक्ट करोगे वो नीचे वहाँ पे आ जाएगा, वो वेंडिंग मशीन वाला कंसेप्ट। कहाँ तक पहुँचे हुए हैं भाई जापानी। इनको मुकाबला देना किसी के बस की बात नहीं है भाई। जब आपकी पॉपुलेशन इन चीज़ों में बिजी रहेगी तो कहाँ से उनको टाइम मिलेगा पॉपुलेशन ग्रो करने के लिए। ये देखिए, हर बिल्डिंग में लगभग आपको कोई ना कोई वो मेड कैफ़े दिख रहा होगा। ये वाला मेड रैमिन 4th फ्लोर के ऊपर है, फिर एक गेमिंग वाला है, फिर वो एक अलग उसके ऊपर है। इस रोड के ऊपर आपको जो जापान की डार्क साइड है वो भी दिख जाएगी। उसको मैं पता नहीं डार्क बोलूँ, बेटर साइड बोलूँ, या बस रियल जापान इज़ ए बेटर टर्म। ये देखिए, ये सब लोग आपको यहाँ पे मेड कैफ़े और उनके अंदर बुलाने का वो सब है। ये देखिए, ये वह टिपिकल वेंडिंग मशीन जहाँ पे आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जूस मिल जाएगा, कुछ और पीना हो वो। लॉकर भी बड़े सस्ते रेट में हैं, 300 येन। हाँ, कॉइन लॉकर, ये कॉइन लॉकर मैंने बड़े ही यूज़ किए हैं भाई। और इनमें आई थिंक आपको है ना कुछ खेल खाल के वो होता है कि आप कुछ जीतोगे या नहीं जीतोगे करके देखें क्या। आई थिंक गैम्बलिंग टाइप ही है ये। कितने रुपए का है ये? 50 येन, 100 येन का कुछ है तो देख लो। मैं तोड़ दूंगा बेचारे इनको, मुझे पता नहीं किस तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ तो है ये। मैं डालूंगा और लकीली कुछ घूमेगा, फिर यहाँ से कुछ निकल के आएगा। निकल के तभी आएगा जब मैं कुछ जीतूँगा। अरे यहाँ पे आई थिंक फ़ोटो खिंचवा सकते हो। ऐसी वेंडिंग मशीन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी होंगी, जिनमें खाने के अलावा सब कुछ मिल रहा है। ये यहाँ पे देखिए, कुछ DVD मिल रही हैं, कुछ गेम की। अरे भाई ये देखिए, स्ट्रीट फाइटर 2। अरे यार ये खेला हुआ है आपने भाई, मेरे को याद आ गया। ये मैं ये बनता था यार, मैं यही लेता था, रियो। हाँ, हरा दिया भाई, हरा दिया आपके भाई ने भैंस की। अरे टेकन है ना इसका नाम, टेकन। अच्छा, तो जो टेकन वेकन थे वो जो अपन बचपन में कॉइन डाल के खेलते थे वो यहीं से आए हैं। अब समझ आ रहा है भाई सिस्टम। आप लोगों ने भी खेला होगा ना टेकन। वो यार गेम्स आते थे अपन टीवी के अंदर लगा के, जिसमें अपन डक को मारना खेलते थे। वो सारी की सारी भाई जापानी चीज़ें थी। वो एक कुत्ता आता था ना, और अब वो टीवी गेम के साथ लेज़र गन से अपन मारते थे, टू डू 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 डू, वो एक निकल के आता था, फिर अपना कुत्ता खुश होता था। भाई सब जापान की देन है वो। भाई एडिक्टिव तो होते हैं ये, सच्ची बता रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक कॉइन के साथ खेला था 1 राउंड, और अब मेरा वापस से खेलने का मन कर रहा है। और ये जितने भी गेमिंग आर्केड हैं, जापानीज़ गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक लॉ अप्लाई किया है कि भाई 18 से नीचे वालों को अलाउ ही नहीं कर रहे। और ये सेम प्रॉब्लम से चाइना भी गुजर रहा है। ईस्ट एशिया में क्या है, पहले जापानी जो चीज़ करते हैं ना, फिर कोरियन करेंगे, कोरियन के बाद फिर चाइनीज़ करते हैं। और देख लेना आप, जो प्रॉब्लम अभी जापान फेस कर रहा है, कुछ टाइम बाद में कोरिया ऑलमोस्ट कर ही रहा है। कोरिया भी सेम ही कगार पे है। बर्थ रेट वहाँ पे भी बहुत कम हो रहे हैं, लोग शादियाँ भी वहाँ पे बहुत कम कर रहे हैं। ये गेमिंग वाला और गर्लफ्रेंड रेंट करना, लव होटल, ये सारे के सारे जो चीज़ें आपने जापान के बारे में सुनी होगी, सेम टू सेम आपको कोरिया के अंदर मिल जाएंगी। और चाइना भी लगभग उसी राह के ऊपर चल रहा है। लेकिन चाइना के लिए चीज़ें मुश्किल जब होंगी, क्योंकि जापान कुछ भी कर लो, इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, पर कैपिटा इनकम इनकी अच्छी खासी है, और कोरिया की भी ठीक ठाक है। लेकिन चाइना की अभी भी पॉपुलेशन बहुत बड़ी, और जो पर कैपिटा इनकम है वो ठीक हुई नहीं है। तो जब आपकी बूढ़ी पॉपुलेशन होगी और वो गरीब होगी,
तब आपके ऊपर बड़ा पंगा आता है। और ये सेम डर मुझे अपने इंडिया के साथ लग रहा है कि अपन जितनी जल्दी अपनी इकोनॉमी बढ़ जाए तो बढ़िया है, वरना भाई जब अपनी पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाएगी और गरीब और बूढ़ी, तब चीज़ें बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी। तो अपने पास अगले 20-30 साल, हाँ अगर अपने 20-30 साल में अच्छे कमाल करके दिखा दिए तो अच्छा है, वरना फिर ग्लोबली अभी एक जो ट्रेंड चल रहा है कि कम बच्चे करने वाला, वो अपनी इकोनॉमी को गंदा हॉन्ट करने वाला है। भाई सुपर मारियो, डोरेमोन, शिनचैन, आई थिंक शिनचैन की दादी। भाई यूँ लग रहा है पूरा बचपन जी रहा हूँ मैं। ये म्यूज़िक याद है मारियो जब चलता था। और ये है भाई यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शॉप। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। एक फ्लोर सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट के लिए, दूसरा सिर्फ गेमिंग के लिए, तीसरा अलग स्मार्टफोन के लिए, चौथा हेयर ड्रायर, परफ्यूम, स्किन केयर के लिए, पांचवा सिर्फ कैमरा के लिए, छठवें पे राइस कुकर और सातवें पे VR हेडसेट, प्लास्टिक मॉडल, एक्शन फिगर। आपको पता है ना दुनिया के अंदर सबसे सस्ते एप्पल प्रोडक्ट्स जापान के अंदर मिलेंगे, फिर चाहे वो आईफोन हो, पूरे के पूरे अलग अलग। इनका रेट देख लीजिए, 16 Pro Max 189, कैलकुलेटर 189 डिवाइडेड बाय 1.7। नहीं भाई महंगा यार ये तो, क्योंकि सेम ये वाला मैंने दुबई में लिया था, 98,000 का पड़ा था मुझे लग रहा था यहाँ पे सस्ते होंगे, पता नहीं या वापस से रेट बढ़ गए होंगे। अरे हाँ, इसके ऊपर 10% मुझे वो भी मिल जाएगा, रिफ़ंड भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रिफ़ंड काम करता है ना, तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर तो 10% अगर आप माइनस कर दो, हाँ तो भाई फिर ऑलमोस्ट दुबई वाली ये रेट है, तो सस्ते हैं आईफोन। टैक्स रिफ़ंड वाला मैं वो भूल गया था भाई। अकिहाबुरा को अब देखने के बाद अब मैं यहाँ पे अकिहाबुरा के पास में एक श्राइन पड़ती है, और वो श्राइन भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। और वो श्राइन कंट्रोवर्शियल किस लिए हो जाती है, क्योंकि उसमें जापान का जो सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला जो टाइम था ना, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और उस टाइम भाई आपको पता ही है जापान के ऊपर भी बहुत गंदा हुआ था, और जापान ने भी दुनिया की लेनी देनी कर दी थी, खास करके एशिया में, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हैं। और उस मामले में जो जापान के पड़ोसी देश है ना, कि इसको जीने नहीं देते, वो बोलते हैं कि भाई तुमने इसको बना कैसे दिया। तो अभी मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। वो काफ़ी जापान के बंदे हैं, उनके लिए एक सिग्निफिकेंस है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन जो कई बंदे चाइना से आते हैं या कोरिया से आते हैं, वो यहाँ पे आके कई बार तो गंदी गंदी वीडियो भी बना के चले जाते हैं। तो कई बार कुछ चाइनीज़ नेशनल्स को जापान ने अरेस्ट भी किया है, क्योंकि वहाँ पे जाके वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं उसको। लेकिन फिर चाइनीज़ और कोरियंस के अपने अलग रीज़न है। ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक टसल भी बन जाता है जापान के लिए। भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप की चीज़ें मिलेंगी आपको। गेम ये 6 से 7 फ्लोर सारे के सारे गेमिंग के लिए हैं भाई। कहीं पे गेम मिल रहे हैं, कहीं पे वो फ्लफ़ी टॉयज़ मिल रहे हैं, कोई अडल्ट स्टोर है, पता ही नहीं क्या चल रहा है जापान के अंदर। ब्लू रेड यार, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, दुनिया के अंदर आपको, कोरिया में भी मैंने देखा था, कोरिया और जापान के अलावा कहीं पे भी मैंने DVD और CD वाला कल्चर नहीं देखा है, वो विलुप्त हो चुके हैं। ये वाली चीज़ें अभी भी चल रही हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इवन इन अडल्ट स्टोर भाई दुनिया भर की वेबसाइट पड़ी हैं दुनिया में, और ख़ास करके जापान में तो आई थिंक सब चलता है। ये DVD वाला कल्चर, ये CD वाला कल्चर लाइक कैसे है? क्या लोगों को इंटरनेट नहीं चलाना आता या क्या रीज़न है? भाई ये ना मुझे बड़े बोरिंग लगते हैं ये। एक बार करके देखा मैं, मेरा तो वापस से टेकन खेलने का मन कर रहा है, वो ठटक ठटक ठटक। वैसे भाई जो सामने आप देख रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा A रेटेड स्टोर है। इसके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना, वो पूरी डेडिकेटेड होगी, बाकी बाद में बातें करते हैं। तो भाई ये अभी ये था अकिहाबुरा, और अब यहाँ से जो मेरी अगली डेस्टिनेशन या फिर अगली जगह होने वाली है वो और यूनिक है। और जो मैं बता रहा था ना, जो जगह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है जापान की हिस्ट्री के अंदर, अभी मैं उधर ही विज़िट करने वाला हूँ। ये भाई साहब क्या बेच रहे हैं? भाई कितनी दुकानों की इन्होंने वो लगा रखी हैं। भाई अभी मुझे यहाँ से टिकट लेनी है ईदाबाशी स्टेशन की। ईदाबाशी ये 150 येन की टिकट। मुझे है ना वो ले लेना चाहिए था, IC कार्ड करके कार्ड आता है जिसके थ्रू
आप टैपन वो जो अपने जैसे दिल्ली मेट्रो और मुंबई मेट्रो के जो कार्ड होते हैं वो टोक्यो के भी है, लेकिन वो मैंने लिया नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 200-300 रुपये सेव कर लेता, लेकिन मुझे ये टिकट अच्छी लगती हैं, ये टिकट का कलेक्शन हो जाता है भाई। और अभी मुझे भाई ये JB लाइन पकड़नी है, येलो वाली, और मुझे ट्रेन पकड़नी है शिंजुकू साइड वाली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है। ये वाला जो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन नहीं है, JR वाला स्टेशन है, जो मैं आपको बता रहा था ना कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कब JR में आ जाओगे, कब आप मेट्रो में आ जाओगे, इतना ख़तरनाक बना रखा है यहाँ पे इन लोगों ने। हाँ, एक चीज़ और डिफरेंस देखा है मैंने, उसकी टिकट वाइट होगी और ये जो JR वाली है ना, इसकी टिकट ऑरेंज होगी और इसके ऊपर लिखा होगा JR। लेकिन पीछे से बैकग्राउंड और जो टिकटिंग का स्टाइल है ना, वो सेम ही यूज़ करते हैं पूरे जापान के अंदर। इवन जो शिनकानसेन की टिकट आती है ना, वो इसी टाइप के पेपर से बनी होती है, जिसके ऊपर प्लास्टिक रैप्ड होता है, तो ये टिकट ख़राब नहीं होती है जल्दी। और कई बार देखा होगा आपने, टिकट के ऊपर से जो इंक वो फेड हो जाती है, जापान में ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर आप लोहा देखिए भाई, एकदम पुराने टाइम वाला नहीं लग रहा है। अपने जो मुंबई में अंग्रेज़ों के टाइम के स्टेशन है, उनके ऊपर इसी टाइप का लोहा दिखेगा, जो बड़े बड़े बोल्ट और पेंट। ये देखो, और गंदगी देखो यार आप, अरे बाप रे भाई, गंदगी दिख रही है यहाँ पर। वो देखो नीचे, देखो अभी तक तो मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि अगर आप साफ़ सफाई में कंपेयर करोगे ना, टोक्यो साफ़ शहर है, लेकिन यहाँ के जो सबवे है ना, वो साफ़ नहीं है। अपनी दिल्ली मेट्रो इसके साथ compete कर सकती है। दिल्ली में जो आनंद विहार वाला स्टेशन है, उस साइड वाले जो स्टेशन है, वो थोड़े हैं अजीब से, गंदे हैं, देखे थे मैंने। लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो दिल्ली मेट्रो इज़ सच में साफ़ है। लेकिन अब बात यहाँ पे आ जाती है कि टोक्यो मेट्रो और टोक्यो सबवे को 1927 में 100 साल हो जाएंगे। तो क्या अपनी दिल्ली मेट्रो जब 100 साल की हो जाएगी, तब इतनी साफ़ रहेगी या नहीं रहेगी? ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 1442 पे आ रही है भाई ट्रेन। ये देखिए, आपको टिकट के बीच में जो फ़र्क बता रहा था ना, ऊपर वाली टिकट है टोक्यो मेट्रो की और नीचे वाली टिकट है टोक्यो सबवे की, जो सबअब ट्रेन चलती हैं। नीचे वाले के ऊपर JR लिखा हुआ है, ऊपर वाले के ऊपर जो टोक्यो मेट्रो का वो है वो लिखा हुआ है, और मटेरियल एक ही है। चढ़ते टाइम देखना कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, पहले जो उतर रहे हैं उनको आराम से उतरने देते हैं। इस मामले में अपनी दिल्ली मेट्रो भी अच्छी है। लेकिन अगर आप दुबई में जाओगे ना, तो दुबई मेट्रो में जनता को सच में सेंस नहीं है भाई, वो कैसे भी चढ़ते हैं, कैसे भी उतरते हैं। भाई शहर के अंदर से पानी बह रहा है, और ये आई थिंक ड्रेन का पानी है, लेकिन पानी मैला ज़रूर है लेकिन काला नहीं है, और यहाँ से कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। लेकिन स्टेशन पुराना ही है भाई। ये भाई मैं आ चुका हूँ जो इदाबाशी स्टेशन है उसके जस्ट बाहर। कितनी प्यारी जगह है भाई। इस साइड पूरी रेलवे की लाइन, बीच से नदी जा रही है और नदी के दोनों तरफ दबा के अच्छे खासे पेड़। इधर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सामने उधर चर्च, और उधर टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस। अभी यूँ मान लीजिए मैं एकदम जो सेंट्रल टोक्यो है, जहाँ पर टोक्यो के राजा, क्योंकि टोक्यो के अंदर अभी भी जो एम्परर है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर टोक्यो के राजा थे, अभी उनके बेटे का राज चल रहा है। उस टाइम जापान को बोला जाता था इंपीरियल जापान, मतलब कि भाई राजा के अंडर वाला जापान। अभी जापान एक डेमोक्रेसी है, और जो राजा है वो काइंड ऑफ मतलब कि ओनर टाइप का, एक इज्जत वाली पोस्ट, लेकिन जिनके पास कोई पावर नहीं होती। और ये भाई इदाबाशी स्टेशन। एक चीज़ और देखिए मैंने, आज है ना काफ़ी पेरेंट्स, जैसे सिंगल पेरेंट्स, या तो पापा अपने बेटे के साथ है या पापा अपनी बेटी के साथ है, या माँ अपना बेटी या बेटी के साथ है। तो वीकेंड है, इस कारण से आई थिंक वो अपने बच्चों के साथ घूमने निकल रहे होंगे। बाकी दिनों में तो उन बेचारों को टाइम मिलता नहीं होगा, तो आज वो फुल टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं।
अरे आज सैटरडे है और स्कूल की छुट्टी नहीं है कैसे? फुजीमी एलिमेंट्री स्कूल। मुझे लगा संडे और सैटरडे की छुट्टी होती होगी स्कूल में। नहीं है भाई, सामने देखो, आई थिंक ये हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी वाले बच्चे आ रहे हैं पूरी ड्रेस पहने हुए। तो भाई मैं अभी पहुंच चुका हूं यासुकुनी जिंजा, जापान की सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल जगह और सबसे ख़तरनाक चीज़ मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। तो ये है यासुकुनी जिंजा। इस जगह का कंस्ट्रक्शन हुआ था जापान जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हार गया था, जब जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो जो वॉर के दौरान लोग मारे गए थे और जो जनरल्स मारे गए थे, और इसमें जिन लोगों ने बहुत ख़राब कांड कर रखे थे, जापान जिन्होंने चाइना के अंदर, कोरिया के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर बहुत गंदे काम कर रखे थे, उनको भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, दबा के चाइनीज़ टूरिस्ट, दबा के जो कोरियन टूरिस्ट आके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, कभी कोई झंडा लेके आ जाएंगे, कभी कुछ प्रोटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ना जापानीज़ गवर्नमेंट ने पहले ही एक बहुत बड़ा सा साइन लगा रखा है। तो ऊपर तो देखिए लिखा हुआ है जापानीज़ में, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। द फॉलोइंग आर प्रोहिबिटन ऑन द श्राइन प्रेमिसेस, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग होस्टिंग ऑफ फ्लैग्स, बैनर्स एंड साइंस। ये आई थिंक काफ़ी जो चाइनीज़ टूरिस्ट आते थे वो यहाँ पे आके फ्लैग होस्ट करते थे। इन प्रोटेस्ट ऑफ दिस श्राइन, assemblies and demonstration of any kind, destruction of property, plants and animals, any other activity making other visitor feels uncomfortable। फिर ये अंग्रेजी में, ये कोरियन में भी लिखा हुआ है और ये नीचे भाई चाइनीज़ में भी लिखा हुआ है, ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए उनको वार्न कर दें। चाइनीज़ और कोरियंस वो लोग इस जगह का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई जापान ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने हमारे लोगों को यातनाएं की, हमारे लोगों को मारा। नानकिंग करके एक मैसेकर किया था जापानीज़ ने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेडीज़ का रेप कर दिया था जापानीज़ सोल्जर्स ने। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये देखिए, द ओरिजिन्स ऑफ यासुकुनी जिंजा लाई श्राइन विच। लेकिन जापान थोड़ी सी इसको अलग तरीके से करता है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है भाई, मोर देन 25 लाख डिविनिटीज़ एनश्राइंड हियर, या दीज आर द सोल्स ऑफ द मैनी पीपल हु मेड अल्टीमेट सेक्रीफाइस for the nation since 1853, including those devoted Senin War, those who died in such as Sino-Japanese War, Russo-Japanese War, World War I, the Manchurian Incident, the China Incident, and the Greater East Asian War, World War II, to protect their country. These men and women, regardless of their rank, social standing, considered to be completely equal and worshipped as the venerable deities of Yasukuni Jinja। तो यहाँ पे है ना, चाहे इवन दो वो हो रखा हो, लेकिन यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट और कोरियन टूरिस्ट खूब आते हैं। देखो, जापान के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, चीनी लोग तो करते ही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, तिब्बत के लोग प्रोटेस्ट करते हैं चाइना के ऊपर, तब चाइना की ये सो कॉल्ड वो कहाँ चली जाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लेम गेम करो, लेकिन मूव ऑन कर जाओ। एक देश को तुम कब तक बार बार वो करते रहोगे? लेकिन जापान की भी भाई इसमें गलती है। अपने सोल्जर्स की मेमोरी में तुम बना दो, लेकिन जापान ने गलत क्या किया, कुछ ऐसे जनरल्स थे जापान के जिन्होंने है ना बहुत ज़्यादा यातनाएं की सबके ऊपर ही, चाहे वो बर्मा हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे कोई कंट्री हो। उनकी मेमोरी में भी है ना यहाँ पे कुछ बातें बोल दी, और उसके बाद से है ना ये जगह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गई है। ये एंट्री के ऊपर ही भाई इतना बड़ा एंट्रेंस मिलेगा, को भी बहुत बड़ा लग रहा है। इवन जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर हैं वो अगर यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो वो भी एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है। 1975 के बाद में तो जो जापान के राजा हैं ना, जो जापान के एम्परर हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आना बंद कर दिया था, और जो नए वाले राजा हैं वो शायद एक बार भी नहीं आए हैं। और अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी तब हो गई थी बहुत ज़्यादा, जब शिंजो आबे, याद होंगे ना आपको भाई, जिनके साथ मिलके अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने ये हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बन रहा है ना बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद, उसकी ओपनिंग की थी। तो शिंजो आबे ने एक बार यहाँ पे विज़िट कर लिया था इस श्राइन के ऊपर। तब भाई पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जापानीज़ अपने वॉर क्राइम्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और फिर भी ऐसी ऐसी जगह पर जाके डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो ये एक जापान की हिस्ट्री का वो वाला एंगल है जो ज़्यादा बोला नहीं जाता है। पर ये सेम लॉजिक भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। उन्होंने माफ़ी मांगी जो उन्होंने बंगाल के अंदर किया था। विंस्टन चर्चिल लिटरली इंडियंस को इतनी ज़्यादा हेट करता था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। हाँ, उसने कंसंट्रेशन कैंप नहीं बनाए इंडिया में, लेकिन उसके पॉलिसीज़ के कारण भी तो भाई बंगाल के अंदर भूखमरी आई थी। बंगाल के अंदर लगभग 40 से 50 लाख लोग मारे गए थे। इवन तो अपनी इंडिया के पास अनाज था, लेकिन उस अनाज को डाइवर्ट कर दिया था जो अलाइड फोर्सेस थी उनके लिए। इंडियंस मरे तो मरे। तो भाई किसी का भी वो नहीं है जापान के ऊपर। देखो, मैं नहीं कह रहा कि जापान ने गलत काम नहीं किए हैं,
लेकिन माफ़ी तो ब्रिटिशर्स ने भी नहीं मांगी, माफ़ी फ्रेंच ने जो अफ्रीका में किया उसके ऊपर भी नहीं मांगी। माफ़ी मांगने वाले तो इकलौते सिर्फ जर्मन्स हैं, जर्मन्स के अलावा तो किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। सारे के सारे यूरोपियन एक जैसे थे भाई, कोई वो कम नहीं था। जर्मन ने क्या किया, जर्मन एक स्टेप और आगे चले गए। तो यही है भाई यहाँ की, या कुछ सुने जिन्नी श्राइन। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि कुछ चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो यहाँ पे आके टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाते हैं इस श्राइन के ऊपर डिसरिस्पेक्ट करते हुए, किसी के ऊपर यूरिनेट कर देंगे या फिर कभी किसी श्राइन के ऊपर कूदने लग जाएंगे। तो इस कारण से वो जो जापानीज़ गवर्नमेंट है उसने बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था कि भाई ये वाली जो चीज़ें हैं वो झेली नहीं जाएंगी। आई थिंक ये श्राइन की मेन एंट्रेंस है। और वैसे जो जापानीज़ बंदे हैं ना, वो यहाँ पे आके अपनी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा पे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जापानीज़ बंदे जो जापान की एट्रोसिटीज़ थी उनसे अवेयर नहीं है। तो फिर ये भाई जो इनके फॉलन सोल्जर सैनिक थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पे आते हैं। तो कोई दूध का धुला नहीं है भाई। आप लोगों को पता होगा ना कि माओ जेडोंग की एक पॉलिसी द ग्रेट फॉरवर्ड लीप, लगभग 50s और 60s जब चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया था, उस टाइम पर भाई जो मेनलैंड चाइना थी, जिस साइड जो हान चाइना वाला पार्ट है जिसे मेन चाइना बोलते हैं, वहाँ पर भी कम से कम भी ऐसा माना जाता है कि 1 करोड़ लोग मारे गए थे, क्योंकि माओ जेडोंग की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी। तो बस वो है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठानी आसान हो जाती है, लोग खुद के अंदर झांक के देखते नहीं हैं। और यहाँ पे ना आपको काफ़ी चाइनीज़ टूरिस्ट मिल जाएंगे, वो जानबूझ के यहाँ पे ऑफेंड होने ही आते हैं सच में। ये देखा आपने, जापानीज़ टूरिस्ट जो जापानीज़ लोग थे वो यहाँ पे अपनी जो बो करके अपनी रिस्पेक्ट दे रहे थे इस श्राइन को। ये देखिए जो यंग बच्चे हैं ऊपर आने वाले, वो भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा तालियां क्यों बजा रहे हैं यहाँ पे। भाई पर्सपेक्टिव की बात है सारी। अगर आप जापानीज़ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत ख़राब हुआ जापानीज़ के साथ, और एट्रोसिटीज़ करने में, लोगों को मारने में भाई किसी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने पड़ोसी देख लो, 1971 में जब बांग्लादेश जेनोसाइड हो रही थी, कितने बंगाली मारे गए थे? कम से कम 30 से 40 लाख बंगाली मारे गए थे। 3 से 4 लाख लेडीज़ के साथ बहुत गंदे चीज़ें हुई थी। एंड उसके पीछे अमेरिका के हेनरी किसिंगर का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। हाथ माना जाता है, था ही उसका हाथ, अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका को पता होते हुए भी उसने कुछ नहीं किया। तो कभी क्या पाकिस्तानी आर्मी ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया? नहीं। और आज देख लो भाई, वही बांग्लादेशी लोग जो बेचारे उस टाइम पे इतने दुखी हो रहे थे, आज वो इंडिया के अगेंस्ट ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनके ऊपर तो बीती थी, मेरे को ये समझ नहीं आता यार। चलो ठीक है, माना कि इंडिया का ये एटीट्यूड हो सकता है बिग ब्रदर वाला, लेकिन तुम्हारे ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हुई थी उनको तुम भूल के और इंडिया को ही तुम खराब बता रहे हो। बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात है ये। यहाँ पे भाई म्यूज़ियम बना रखा है, और म्यूज़ियम के अंदर एक बार जाके हम यहाँ पे प्लेन और वो सब डिस्प्ले में लगा रखे हैं, तो अच्छा ही होगा आई थिंक। ये भाई जापानीज़ प्लेन, जापानीज़ बॉम्बर, ये मित्सुबिशी टाइप वो कैरियर है। आई थिंक इसमें हाँ एक ही पायलट बैठ सकता है भाई। उधर वो मित्सुबिशी का फाइटर प्लेन दिखा रखा है, और ये देखिए मॉडल C-56 लोकोमोटिव, थाई बर्मा रेल रोड, जो थाईलैंड और बर्मा के बीच में रेल रोड बनाया था ना जापानीज़ ने, उस टाइम ये वाला इंजन यूज़ किया गया था। ये स्टीम इंजन है, पीछे कोयले में आग लगती, फिर पानी गर्म होता, ये यहाँ से फिर वो पानी के वो भाप के प्रेशर से फिर इंजन जलता था। ये उस टाइम की भाई जापानीज़ आर्टिलरी, जापानीज़ वो हाँ हैवी आर्टिलरी। भाई ये जो पीछे आप जगह देख रहे हो ना, यही है यहाँ के जो राजा है उनकी पैलेस, इंपीरियल जापानीज़ राजा, एम्परर ऑफ जापान। वो इस पीछे एक हॉल है, और हॉल के पीछे वो वाला एरिया है जहाँ पर वो रहते हैं। और जापानियों ने भी भाई जैसे दुनिया के जो बड़े बड़े महल होते हैं वैसा सही बना रखा है। इधर बड़ी वॉल, इधर बड़ी वॉल, और बीच में पानी। और ये आई थिंक ये एंट्रेंस होंगी, यहाँ पे सेना वैसे बैठी रहती होगी। दुनिया के जितनी बड़े बड़े पैलेस हैं अपने इंडिया में भी देख लो, ऐसे ही बना रखे हैं ना, एक अंदर की दीवार, एक बाहर की दीवार, और बीच वाले में पानी, और उसमें मगरमच्छ छोड़ देते थे ताकि किले को प्रोटेक्शन दे सके। और वो उधर वही यासुकुनी जिंजा श्राइन, इसके जस्ट सामने ही है एम्परर पैलेस। एकदम भाई टोक्यो शहर के बीचों बीच बना रखा है, और इसके चारों तरफ आपको जो टोक्यो की स्काई लाइन है, टोक्यो की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो मिलेंगी।